हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे र्यूमेटिक फीवर को। जो र्यूमेटिक फीवर है वो हमारे पास एक डिजीज़ है, एक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होगा ना, हम लोग इसकी डेफिनेशन से लेकर इसके मैनेजमेंट तक सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करेंगे। स्टार्ट करेंगे। अगर इसकी इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, र्यूमेटिक फीवर क्या है। इट इज़ एन, ये एन यहाँ से अलग है, ठीक है। इट इज़ एन ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज़। जैसा मैंने बताया था, ये एक डिजीज़ है, यानी कि ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, ठीक है। ऑटो इम्यून जो वर्ड है ना, वो बेसिकली यूज़ किया जाता है ऐसी कंडीशंस के लिए जिसके अंदर जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो हमारी नॉर्मल सेल्स को अटैक करने लग जाती है, ठीक है। इस वर्ड इसलिए जो है ऑटो इम्यून वर्ड का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। और ये इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, यानी कि इसके अंदर इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलेगा। डेवलप एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, ये एक कॉम्प्लिकेशन के रूप में जो है डेवलप होती है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के, सच एज स्ट्रेप थ्रोट एंड स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर और स्ट्रेप थ्रोट की जो कंडीशन होती है ना, उसके कॉम्प्लिकेशन में रूमेटिक फीवर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में, कॉजेज़ की बात करें तो ग्रुप ए हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होता है आपके रूमेटिक फीवर के लिए, ठीक है। एक बार वापस से नाम देखो, ग्रुप ए हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। ये क्या करता है, दैट कॉज इन्फ्लामेशन लिजाइन इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द हार्ट, जॉइंट, ब्रेन, ब्लड वेसल्स। हमारी ब्लड वेसल्स, ब्रेन, जॉइंट और हार्ट के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं ना, वहाँ पर ये इन्फ्लामेशन लिजाइन या इन्फ्लामेटरी लिजाइन का फॉर्मेशन करता है। कौन? ग्रुप ए हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। और उसके चलते जो है आपको रूमेटिक फीवर देखने को मिलता है। फैमिली हिस्ट्री की अगर बात करें तो फैमिली हिस्ट्री यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबल होती है इस कंडीशन के लिए। इसी के साथ अगर स्ट्रेप थ्रोट किसी को है और स्कारलेट फीवर है तो वहाँ पर भी रूमेटिक फीवर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग इसका एक कॉज है, बिकॉज ओवर क्राउडिंग में अगर ज़्यादा लोग एक जगह पर प्रेजेंट होंगे, हाइजीन मेंटेन नहीं होगी, तो जो बैक्टीरिया है उसके फैलने के चांसेस, इन्फेक्शन फैलने के चांसेस यहाँ पर हाई होंगे। इसके अलावा पुअर सैनिटेशन, जहाँ पर जैसा कि मैंने बताया हाइजीन मेंटेन नहीं है, पुअर सैनिटेशन है, यानी कि कोई भी स्लम एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपके पास रूमेटिक फीवर होने के चांसेस हाई रहेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी को। पैथोफिजियोलॉजी कह लो या फिर इसको हम लोग समझते हैं पैथोजेनेसिस से, ठीक है, कि ये जो बैक्टीरिया है हमारे पास, ये किस तरीके से जो है आपके पास जो अपने इन्फेक्शन को प्रोसीड करता है। सबसे पहले ग्रुप ए हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, यानी कि ग्रुप ए हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है उनके इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा ना, बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई। बेसिकली जो स्ट्रेप्टोकोकस है उसकी कुछ कुछ हमारे पास जो सेल्स होगी बैक्टीरिया की, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई, उनके अगेंस्ट में क्या करेगी ना, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। These antibody across react with human tissues because of the antigen similarity between streptococcus component and connective tissue। अब यहाँ पर एक समझने वाला पॉइंट है कि देखो, जब हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेप्टोकोकाई आएगा, ठीक है, एंटर करेगा, जो कि क्या है, एक एंटीजन है, ठीक है, एक एंटीजन है जो कि हमारी बॉडी को हार्म करना चाहता है। उसके अगेंस्ट में जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट में यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है, जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट में, ठीक है, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकाई। बेसिकली क्या होगा ना, जो स्ट्रक्चर होता है ना स्ट्रेप्टोकोकाई, या फिर जो इसकी केमिकल फॉर्म होती है स्ट्रेप्टोकोकाई की, और जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो काफ़ी बार क्या होता है ना कि जो एंटीबॉडी होती है हमारी, वो कनेक्टिव टिश्यू को भी एज एन एंटीजन कंसिडर करके इसी पर अटैक करने लग जाती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि जो एंटीबॉडी होती है ना, क्रॉस रिएक्ट कर जाती है, ठीक है, एक क्रॉस रिएक्शन हो जाती है विद द ह्यूमन टिश्यू, जो ह्यूमन के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ पड़ी है उनके साथ, बिकॉज ऑफ द एंटीजन सिमिलरिटी, क्योंकि यहाँ पर जो एंटीजन है यानी कि स्ट्रेप्टोकोकाई, उसकी सिमिलरिटी है किसके साथ, बिटवीन स्ट्रेप्टोकोकस कंपोनेंट, यानी कि जो स्ट्रेप्टोकोकस कंपोनेंट है उसकी सिमिलरिटी है, यानी कि वो सिमिलर होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के, ठीक है। तो बॉडी की इम्यूनिटी क्या करती है ना, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज़ को भी अटैक करने लग जाती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ द एंटीजन एंड कनेक्टिव टिश्यू सिमिलरिटी, हमारे पास जो एंटीजन है और जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है उनकी सिमिलरिटी की वजह से क्या होता है ना, जो एंटीबॉडीज़ है वो अटैक करने लग जाती है कनेक्टिव टिश्यूज़ को। कहाँ के कनेक्टिव टिश्यूज़ को? बेसिकली हमारे जो हार्ट है, जॉइंट है बॉडी के अंदर, जो भी
जो हमारे नीज के अंदर जो भी जॉइंट प्रेजेंट है, इसी के साथ ब्रेन और सब क्यूटेनियस टिश्यू, इन सारी जगह पर जो है बेसिकली जो हमारी एंटीबॉडी है, बॉडी जो फॉर्म करती है वो अटैक करने लग जाती है, और इसी के चलते जो आपको रूमेटिक फीवर की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। सो आई होप आपको पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजी समझ आई होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि रूमेटिक फीवर की कंडीशन के अंदर आपको क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन एंड सिम्टम्स जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ना, बिगिन अप टू 6 वीक आफ्टर एन इन्फेक्शन। सो कोई भी जब भी इन्फेक्शन होता है तो उसके 6 हफ्तों के अंदर अंदर आपको जो है यहाँ पर सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं रूमेटिक फीवर की कंडीशन के अंदर। और सबसे पहले अगर बात करें हार्ट के बारे में, यानी कि जब ये जो इन्फेक्शन है ये हार्ट को अफेक्ट करेगा तो उसके अंदर क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, कार्डाइटिस, कार्डिटिस, ठीक है। सो कार्डाइटिस हमारे पास क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट लेयर। सो बेसिकली आपको पता होगा कि हमारी हार्ट की 3 लेयर होती है। सबसे पहली होती है हमारे पास पेरिकार्डियम, इसके अलावा मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होगा, जो पेरिकार्डियम लेयर है उसके अंदर जो है आपके पास, सॉरी, हार्ट की तो टोटल 4 लेयर होती है आपके पास। पेरिकार्डियम के बाद में हमारे पास होती है एपिकार्डियम, ठीक है। उसके बाद में होती है मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है। सो पेरिकार्डिटिस के अंदर तो क्या होगा, पेरिकार्डियम के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, पेरिकार्डियम जो लेयर होती है। मायोकार्डिटिस भी आपको देखने को मिल सकता है और एंडोकार्डिटिस भी आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है, जो कि हार्ट की लेयर के इन्फ्लामेशन को डिनोट करता है। सो आपको हार्ट के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर जॉइंट के टिश्यूज़ को क्या बेसिकली देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पॉली अर्थराइटिस। सो पॉली अर्थराइटिस देखने को मिलेगा, मेनली साइनोवियल जॉइंट, सीवियर जॉइंट पेन, और मेनली जो यहाँ पर पॉली अर्थराइटिस है वो साइनोवियल जॉइंट के अंदर देखने को मिलेगा, और इसी के साथ साथ सीवियर जॉइंट पेन भी यहाँ पर देखने को मिलता है रूमेटिक फीवर की कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेन। सो ब्रेन के अंदर बेसिकली क्या चीज़ें होगी, एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री जर्किंग मूवमेंट, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर जो है एपिलेप्सी या सीजर्स की कंडीशन देखने को मिलेगी, जिसके अंदर जो ब्रेन के अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है एपिलेप्सी के ऊपर। सो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर जर्किंग मूवमेंट होने लग जाता है, ठीक है। इसी के साथ अगर बात करें स्किन के बारे में, सो स्किन के अंदर यहाँ पर रेडनेस देखने को मिलेगी, रैशेस देखने को मिलेंगे स्किन के ऊपर, और इरेगुलर हार्ट रिदम्स भी यहाँ पर देखने को मिलता है आपको, ठीक है। सो ये था हमारे पास कुछ साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डायग्नोसिस को। सो डायग्नोसिस के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायग्नोस करते हैं या पता लगाते हैं किस तरीके से रूमेटिक फीवर का। सबसे पहले हमारे पास है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन की अगर बात करेंगे तो पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन जो है इस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसी के साथ ही फिजिकल एग्जामिनेशन भी करवाया जाता है पेशेंट का इस कंडीशन के अंदर। और अगर बात करें आगे तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, यानी कि ईसीजी करवाई जाती है, और इकोकार्डियोग्राफी भी यहाँ पर करवाई जाती है इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, ठीक है। सो बॉडी के अंदर जब इन्फ्लामेशन होता है ना, तो ब्लड के अंदर जो ESR है उसका लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो C रिएक्टिव प्रोटीन है उसका भी लेवल आपको इंक्रीज देखने को मिलता है इन्फ्लामेटरी कंडीशन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर एक और क्राइटेरिया भी है, इफ़ एनीवन हैव एन इन्फेक्शन विद ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। सो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का किसी को भी इन्फेक्शन है ना, तो यहाँ पर वो जो है फॉलो करेगा 2 मेजर और 1 माइनर क्राइटेरिया को, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या, ये एक जॉन्स क्राइटेरिया है, ठीक है। ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना समझो एक जॉन्स क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर कुछ मेजर क्राइटेरिया होता है और होता है कुछ माइनर क्राइटेरिया, ठीक है। सो मेजर के अंदर तो हमारे पास कार्डिटिस होता है। कार्डिटिस का मतलब यहाँ पर आपको पता होगा कि हार्ट की लेयर्स का इन्फ्लामेशन। इसी के अलावा पॉली अर्थराइटिस होता है यहाँ पर जो जॉइंट से रिलेटेड है। कोरिया सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, ठीक है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं मेजर क्राइटेरिया के अंदर। वहीं पर बात करें अगर माइनर क्राइटेरिया के अंदर क्या होता है, तो हाइपर पायरेक्सिया, यानी कि यहाँ पर जो हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा, पेशेंट को फीवर होगा हाई, और हाई ESR लेवल, हाई C रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल, और प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल। ये प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल क्या है कि जो ECG होती है ना, ECG के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो P और R है उसके बीच में एक प्रोलॉन्ग गैप देखने को मिलेगा, ठीक है। P वेव और R वेव होती है ना हमारे पास, ये P वेव होती है, उसके बाद में ये जो पॉइंट है यहाँ पर R वेव होती है। तो इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर गैप है, ये बेसिकली इस कंडीशन के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। किस कंडीशन के अंदर, रूमेटिक फीवर के अंदर। सो बेसिकली जोन्स क्राइटेरिया क्या कह रहा है,
कि यहाँ पर अगर स्ट्रेप्टोकोकस का किसी को भी इन्फेक्शन है तो यहाँ पर 2 मेजर क्राइटेरिया वो फॉलो करेगा और 1 माइनर, ठीक है। 2 मेजर का क्या मतलब होता है, यानी कि इन कंडीशंस में कोई भी 2 कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी और इन कंडीशंस के अंदर से आपको कोई भी एक कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर कोई भी इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है इस क्राइटेरिया को, तो उसका मतलब है उसको जो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं इसके मैनेजमेंट को। सो मैनेजमेंट की अगर बात करें, सो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले, क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो एंटीबायोटिक देंगे हम लोग। एंटीबायोटिक्स बेसिकली होती क्या है, एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशंस जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। इसके कुछ एग्जांपल है ड्रग्स के। एक तो पेनिसिलिन एक ड्रग होती है, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन यहाँ पर एक ड्रग होती है। फिनॉक्सी पेनिसिलिन भी यहाँ पर एक ड्रग है, ठीक है। और बेंजाथेन, ये सारी हमारे पास कुछ ड्रग्स होती है जो कि एंटीबायोटिक्स ड्रग्स होती है, जो कि बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। इसी के अलावा क्योंकि इस कंडीशन के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, तो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस भी यहाँ पर दी जाती है, जैसे कि एस्पिरिन दी जाती है, नेप्रोजिन यहाँ पर दी जाती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दी जाती है। इसी के अलावा प्रेडनिसोन फॉर रिलीव पेन, जो कि पेन को रिलीव करती है, और स्वेलिंग और फीवर को यहाँ पर जो है रिलीव करती है, ठीक है। इसी के अलावा एक चीज़ और आप लिख सकते हो, एनएसएड्स भी यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा एंटी सीजर मेडिकेशन भी दी जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये ब्रेन को भी अफेक्ट करता है, जिसके अंदर आपको जर्की मूवमेंट देखने को मिलता है, इनवॉलेंट्री जर्की मूवमेंट, ठीक है। इन केसेस ऑफ शिडाम कोरिया, medications like valproic acid and carbamazepine may be used। सो एंटी सीजर मेडिकेशंस या फिर जो सीजर्स या फिर एपिलेप्सी की कंडीशन में मेडिकेशंस यूज़ होती है, वेल्प्रोइक एसिड, कार्बामेजिपाइन, ठीक है। ये जो है हमारे यहाँ पर दी जाती है इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। आप चाहो तो इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी को जाकर ज्वाइन करके।